यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटका लग रहा है। कभी बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, कभी एफआईआर को सवालों के घेरे में ला दिया जा रहा है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसा एक्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दिया गया। इस प्रकार के मामलों में योगी सरकार के निर्णय सवालों के घेरे में आ गए हैं। योगी सरकार के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। गैंगस्टर अनुराग दुबे मामले की सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के रुख ने योगी सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर यूपी के डीजीपी को अनुराग दुबे की कोर्ट में उपस्थित के क्रम में गिरफ्तारी जैसी स्थिति बनने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। बता दें कि यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार भी झेलनी पड़ी है। यूपी पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस पावर एंजॉय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रदेश की पुलिस प्रमुख पर टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस को लेकर कठोर टिप्पणी की। पीठ ने यूपी पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को बता दें कि हम ऐसा कठोर आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई के क्रम में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भूयान की पीठ का सख्त रुख दिखा। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज है। उसे डर है कि अगर वो जांच के लिए कोर्ट में पेश हुआ तो उसके खिलाफ नया मामला दर्ज हो जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के उनके मोबाइल फोन पर दिए गए किसी भी नोटिस का पालन करे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना उसे पुलिस हिरासत में नहीं लेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता शायद इस डर में जी रहा है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा मामला दर्ज कर देगी। उसे पता है कि आप कोई और झूठा केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। पीठ ने पुलिस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि जैसे ही अनुराग दुबे को छू दिया गया, हम ऐसा कठोर आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा। हर बार आप उसके खिलाफ एक नई एफआईआर लेकर आते हैं। जमीन हड़पने के आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि ये सबसे आसान है। हम केवल ये बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है, उसका मजा ले रही है। सत्ता से कौन चूकना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माह की शुरुआत में ही महाराजगंज में चले बुलडोजर के मुद्दे पर यूपी सरकार को सुनाया था। वहीं अगर इससे पहले की बात करें तो बुलडोजर एक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट की जमकर फटकार सुनने को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने माह की शुरुआत में ही महाराजगंज में चले बुलडोजर के मुद्दे पर यूपी सरकार को जमकर सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने इसे मनमानी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। बुलडोजर एक्शन का मामला 2019 का था। महाराजगंज जिले में प्रशासन ने एक सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चला दिया था। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखने का आदेश भी दिया और इसे योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को अन्य स्कूलों में एडमिशन कराने का आदेश दिया था। इसके बाद यूपी विधानसभा में भर्ती घोटाला भी सामने आया। वो भी घोटाला किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि जिसमें भर्ती प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में कई बड़े पहलू भी सामने आए थे। भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार का खेल खेला गया उसे देखकर हाई कोर्ट ने भी इसे घोटाला करार दिया। भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा भी की गई। वहीं यूपी विधानसभा में हुए भर्ती के खेल का एक एक पहलू भी सामने आया। यह हैरान करने वाला था। दरअसल यूपी विधानसभा में 186 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और इसके लिए 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बता दें कि विधानसभा में हुई नियुक्ति मामले में सामने आया कि 38 पदों पर वीवीआईपी के रिश्तेदारों की भर्ती हुई। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जिस फर्म को हायर किया गया वो 2 कमरों में चलती पाई
पाई गई। यूपी विधानसभा भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार का खुलासा सामने आया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। इस भर्ती प्रक्रिया में नौकरी पाने वाला हर पांचवा अभ्यर्थी वीवीआईपी का रिश्तेदार निकला। प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव से लेकर मंत्री तक के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई। मंत्री के भतीजे को यूपी विधानसभा में नियुक्ति मिली। प्रमुख सचिव के बेटे और बेटी भी इसका लाभ पाने वालों में से रहे। वहीं प्रमुख सचिव के भाई के 2 बेटों और प्रमुख सचिव डिप्टी लोकायुक्त दिनेश सिंह के बेटे को भी जॉब मिली। कोर्ट ने इसे चौंकाने वाला घोटाला तक करार दिया था। बता दें कि यूपी में 180 रिक्तियों को लेकर चली नौकरी की प्रक्रिया को सागर में एक छोटी सी बूंद के समान माना जाता है। नेताओं से लेकर सरकार तक लगातार भर्ती में गड़बड़ी नहीं होने का दावा करती आई है, लेकिन विधानसभा भर्ती मामले ने हलचल बढ़ा दी। हलचल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे चौंकाने वाला घोटाला करार दिया था। अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग तक की गई। भर्ती में ईमानदारी और भाई भतीजावाद पर भी सवाल उठाए गए। साल 2020-2021 में आयोजित कम से कम 2 दौर की परीक्षाओं के बाद यूपी विधानसभा और विधान परिषद में प्रशासनिक पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया गया। बता दें कि इनमें से 5वां हिस्सा उन उम्मीदवारों को मिला जो अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जांच से पता चलता है कि इनमें वही अधिकारी शामिल हैं जिनकी निगरानी में परीक्षा आयोजित की गई। यूपी विधानसभा में नियुक्तियों के मामले में कई बड़े नाम शामिल हैं। तत्कालीन यूपी स्पीकर के पीआरओ और उनके भाई, एक मंत्री का भतीजा, विधान परिषद सचिवालय प्रभारी का बेटा, विधानसभा सचिवालय प्रभारी के 4 रिश्तेदार, संसदीय कार्य विभाग प्रभारी के बेटे और बेटी और उप लोकायुक्त के बेटे, 2 मुख्यमंत्रियों के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी के बेटे भी इनमें शामिल हैं। इसके अलावा कम से कम 5 ऐसे भी हैं जो 2 निजी फर्मों टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग और राभो के मालिकों के रिश्तेदार हैं। उन्होंने पहली कोविड लहर के दौरान ये परीक्षा आयोजित की थी। बता दें कि इन सभी उम्मीदवारों को 3 साल पहले यूपी विधानमंडल को प्रशासित करने वाले 2 सचिवालयों में नियुक्त किया गया था। 18 सितंबर 2023 को एक आदेश में 3 असफल उम्मीदवारों सुशील कुमार और अजय त्रिपाठी और अमरीश कुमार की ओर से याचिका दायर की गई थी और इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। इस प्रक्रिया को चौंकाने वाला और भर्ती घोटाले से कम नहीं कहा गया। वहां सैकड़ों भर्तियां अवैध और गैर कानूनी तरीके से हिली हुई विश्वसनीयता वाली बाहरी एजेंसियों की ओर से की गई। बता दें कि यूपी विधानसभा में नौकरी के लिए परीक्षा के बाद 5वीं नियुक्ति वीवीआईपी रिश्तेदारों को मिली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी विधान परिषद सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच पर रोक लगा दी और इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 जनवरी 2025 को होनी है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।